हे हाय एवरीवन, दिस इज अनिकेत। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो कुछ बोर्ड में डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाता है, कुछ बोर्ड में डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों बच्चे देख सकते हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और रहा बात आपका D2D का या लीट का, जो आपका डिप्लोमा के बाद होता है, तो उसमें भी ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखने वाले हैं। काफी अच्छा चैप्टर है। तो आज बेसिकली हम लोग इसका इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिकली इसका जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होता है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को और देखते हैं कि सबसे पहले आपको मैं कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पढ़ाऊंगा और उसके बाद उन सब टॉपिक को धीरे धीरे करके डील करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे इंट्रोडक्शन, कि यार एक्चुअली में करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बाद रेसिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद रेसिस्टिविटी क्या होता है, यानी कि दूसरा नाम उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वो क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कंडक्टेंस क्या होता है, फिर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टर को देखेंगे, और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर देखेंगे कि रेसिस्टर को किस तरह से कंबाइन किया जाता है, पैरेलल और सीरीज। इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल भी आता है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों टॉपिक पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये दोनों देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इंट्रोडक्शन से, और एंड करते हैं हम लोग अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तक। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। सो गाइज, अभी हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन को। गाइज, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी आप इंट्रोडक्शन को 5 से 10 मिनट अच्छे से सुन लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो ये पूरा जो चैप्टर है ना वो आपको ऐसे क्विक रिकैप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही पूरा चैप्टर के बारे में बता दिया जाता है शॉर्ट में। तो इंट्रोडक्शन को आपको अच्छे से समझना है, तभी आप आगे के चैप्टर्स को और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझना है। दूसरा बात कि आपको ये जो यहाँ पे जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स में पढ़ाया जा रहा है, मतलब मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं पूरा डिटेल चीज लिख करके मैं आपको समझाऊं। लिखने में बहुत ज्यादा टाइम चल जाएगा और वीडियो भी काफी बड़ा होगा। तो शॉर्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका डिटेल नोट्स आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको इसका डिटेल नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करते हैं तो वहां पे सेशन एक्सपायर दिखाता है या फिर लिंक एक्सपायर दिखाता है, तो उस केस में क्या करना है कि आपको टेलीग्राम पे जाना है, सिंपली सर्च करना है क्लासोलॉजी स्टडी पॉइंट। क्या सर्च करना है? क्लासोलॉजी स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप क्लासोलॉजी स्टडी पॉइंट सर्च करते हैं अपना चैनल आ जाता है। उस चैनल को आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद मीडिया सेक्शन में जाना है, फाइल सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर, D2D लीट जैसे एग्जाम का नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो वहां से ज्वाइन करके वो सारा स्टडी मटेरियल आप लोग को ले लेना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा वहां पे, तो आपको ज्वाइन करके लेना है। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन को समझते हैं एकदम अच्छे से। देखो, अगर हम बात करें ना तो ये जो चैप्टर है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? चार्ज के बारे में। अपना जो चार्ज है ना, ये चार्ज बहुत बड़ा हीरो है। इस चार्ज को अगर पढ़ें तो इस चार्ज को पढ़ने में हमें करीब 3 से 4 चैप्टर या हो सके तो 5 से 6 चैप्टर अपने को पढ़ना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, फिर आप लोग पढ़ रहे हो करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर आगे जाके आप पढ़ोगे EMI। ठीक है ना, तो ये सारा चीज जो है वो किसके अंदर आता है? चार्ज के अंदर आता है। सर कैसे? देखो, जो चार्ज होता है ना, अगर चार्ज को अगर आप रोक दो, मतलब रेस्ट पे रखो, तो रेस्ट पे रखने से वो एक अलग सा फील्ड जनरेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज को अलग से पढ़ते हैं। अब जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो अगर 2 चार्ज आपस में रख दिया जाए, मतलब 2 चार्ज को अलग अलग रख दिया जाए, तो वहां पे एक पोटेंशियल भी जनरेट होता है, तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं। फिर एक तरह का डिवाइस आता है, या एक तरह का समझो कि कंडक्टर का अरेंजमेंट आता है जो चार्ज को स्टोर कर लेता है अपने अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। और फिर हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या कर देते हैं? चार्ज को क्या करा देते हैं? मोशन करा देते हैं। ठीक है, मोशन करा देते हैं। अब बहुत सारा बच्चा सोचेगा सर मोशन कराते हो
तो मोशन तो बहुत तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक रोटेशनल मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो कौन सा मोशन करा रहे हैं? तो हम यहाँ पे चार्ज को कौन सा मोशन करा रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन करा रहे हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर अगर मान लीजिए चार्ज को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कराया जाए तो क्या होगा? तो अगर चार्ज को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कराते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं कि अगर एक्सिलरेशन कराते हैं, तो वहां पे बेसिकली हम लोग एसी के बारे में बात करने लगते हैं, अल्टरनेट करंट के बारे में बात करने लगते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करने लगते हैं। ठीक है, तो वो बात का चीज है। फिलहाल अभी आपको समझना है कि अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो क्या जनरेट करेगा? वो क्या जनरेट करेगा? करंट जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? करंट जनरेट करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया कि सर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो करंट जनरेट करेगा। अब थोड़ा सा मैं आप लोग के लिए एक ब्रीफ बताता हूं कि यार चार्ज होता क्या है। अगर देखो कोई भी कंडक्टर है, चार्ज एक्चुअली में क्या है? चार्ज एक्चुअली में प्रॉपर्टी है किसका? कोई भी कंडक्टर का या कोई भी मटेरियल का। जैसे मैं आपसे पूछूंगी कि ये मार्कर के अंदर क्या चार्ज है, तो आप बोलोगे नो सर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज रहता तो मेरे को करंट लगता, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए ना इनडायरेक्ट वे में, तो इसके अंदर चार्ज है, बस उसको जनरेट करने की जरूरत है। तो चार्ज क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है, और उस प्रॉपर्टी को कब जनरेट किया जा सकता है? बाय रबिंग, या जब उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, या जब उसके अंदर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई कर दें, तो इसके अंदर क्या होता है? चार्ज जनरेट हो जाता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर जा रहा होगा, तो सोचो ध्यान से। अगर ये देखे तो ये एक इंसुलेटर है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ऐसे रब कर दूं और रब करके कोई पेपर के टुकड़े के सामने मैं ऐसे ले जाऊं, तो वहां पे क्या होता है? एक अट्रैक्शन दिखता है और पेपर का टुकड़ा चिपकता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? जब आप इसको रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के आपके बॉडी में जाता है, तो यहां पे क्या हो जाता है? कुछ वैकेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो यहां पे चार्ज एक्टिव हो जाता है। ठीक है, कंडक्टर में भी कुछ ऐसा ही होता है। कंडक्टर का कुछ और लॉजिक है, ये इंसुलेटर है, मैं इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूं। होता क्या है? जब रबिंग करते हैं तो यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तभी क्या होता है? चार्ज जनरेट होता है। अब एक बच्चा है बोला सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तभी चार्ज जनरेट होगा, अगर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा तो क्या चार्ज जनरेट नहीं होगा? प्रोटॉन के ट्रांसफर पे भी चार्ज जनरेट होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो वैलेंसी, यानी कि अगर हम थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाएं तो वहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस का मतलब जो बाहर में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जनरली कि भाई जब अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो तो वहां पे क्या होगा? चार्ज जनरेट होगा। तो सबसे पहले ये चीज समझना, चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, और वो प्रॉपर्टी कब जनरेट होता है? जब उसको हम रबिंग करें या इलेक्ट्रिक फील्ड दे या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे, तो वहां पे क्या होगा? चार्ज क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे तुम ध्यान से देखना, हम लोग यहां पे बात क्या कर रहे हैं? चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन में करा रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन में करा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? करंट बन जा रहा है। तो अब मैं आपके सामने एक छोटा सा कंडक्टर बनाता हूं। मान लो कि ये अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये अपने पास एक कंडक्टर है, एक नॉर्मल सा वायर है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मान लो ये वायर है नॉर्मल सा, इसको अगर मैं नॉर्मली ऐसे छूऊं तो क्या करंट लगेगा? जैसे कि मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को समझाऊं, थोड़ा सा 2 मिनट वेट करना आप लोग, 2 मिनट। तो गाइज मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है, ये वायर आप सबको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा सामने से आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये वायर आप सबको दिख रहा होगा, ये देखो इसके पार्टिकल, मतलब ये इसके अंदर एक पतला पतला सा स्ट्रिप्स रहता है, ये भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप है बेसिकली अगर हम देखें तो ये कॉपर का है। ठीक है, कॉपर बोल सकते हैं या एल्युमिनियम बोल सकते हैं या सिल्वर बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग जो वायर होता है अलग अलग कंडीशन का होता है, जिसका रेट अलग अलग रहता है। तो अगर मैं बोलूं तो ये एक कंडक्टर है ना, आप सबको पता होगा सर ये एक कंडक्टर है। अगर इसको दिखाया मैंने तो आप सब बोले कि सर ये इंसुलेटर है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? ये एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में सभी लोग बोलते हैं कि यार कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होता है। लो भाई, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको छू रहा हूं, क्या मेरे को करंट लग रहा है? करंट लग रहा है? नहीं लग रहा है। रीजन क्या है? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं इसको छू रहा हूं तो क्या करंट लग रहा है? नहीं लग रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम थोड़ा सा कंडक्टर को ध्यान से समझे तो कंडक्टर के अंदर होता क्या है? कंडक्टर के अंदर एटम्स होते हैं। जैसे मान लो ये एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, इस तरह से मान लो एटम है। ठीक है, यहां पे क्या होता है? एटम होता है जैसे तैसे। अब तुम सोच रहे होगे सर एटम क्या क्या समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम थोड़ा सा अगर ब्रीफ में देखो, थोड़ा सा अच्छे से देखो, तो ये जो कंडक्टर है ना, जो भी मेटल का है, इसके अंदर क्या होगा? एटम होगा, तभी तो ये मेटल बना हुआ है। ठीक है, और उस एटम के बीच में छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा। छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन क्या होता होगा? ऐसे घूम रहा होता होगा। ठीक है, छोटा छोटा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मोशन कर रहा होता है।
जब इसको हम किसी कंडक्टर के साथ, माने कि किसी सोर्स के साथ जब हम इसको कनेक्ट नहीं करते हैं, तो ये कैसा मोशन कर रहा होता है? रैंडम मोशन कर रहा होता है। रैंडम माने जिधर तिधर घूम रहा है, और जिधर तिधर घूमने की वजह से क्या हो रहा है? आपस में टकरा करके इसका जो भी नेट चार्ज बन रहा हो क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। इसलिए अपने को अभी करंट नहीं लग रहा है। जैसे अभी हुए करंट नहीं लग रहा। क्या इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है? लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं, और रैंडम मोशन करने की वजह से उसका जो नेट चार्ज बन रहा है वो जीरो बन जा रहा है। क्योंकि अभी आपको पढ़ाया गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? चार्ज होता है। तो यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं रहा, ठीक है, माने मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन कैसा? रैंडम। रैंडम होने की वजह से आपस में ही टकरा के क्या हो जा रहे हैं? जीरो हो जा रहे हैं, है ना। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन टकराता नहीं है, लेकिन ऐसा समझा जाता है, एजम्पशन थ्योरी है कि आपस में ही ये रैंडमली क्या हो जाता है? इनका जीरो हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही इसको हम कोई सप्लाई देते हैं, सप्लाई माने कि जैसे ही मान लो डीसी सप्लाई की बात कर रहा हूं मैं, एसी सप्लाई की नहीं, डीसी सप्लाई माने डायरेक्ट करंट की बात कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करूं, ठीक है, मान लो थोड़ा हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करूं और ऐसे यहां पे टच करूं, तो मेरे को करंट लगेगा। रीजन क्या है कि जब हम इसको डीसी के साथ सप्लाई किए, तो जैसे ही हम इसको डीसी वोल्ट के साथ सप्लाई करते हैं, जैसे सपोज दैट ये, जैसे ही अगर मान लो इसको हम किसी बैटरी के साथ सप्लाई दिए इस कंडक्टर को, तो जैसे सप्लाई दिए, तो सप्लाई देने के बाद ये प्लस है, ये माइनस है। सप्लाई देने के बाद होगा क्या? यहां से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काम करेगा। क्या काम करेगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काम करेगा, जो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफ्लुएंस लाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफ्लुएंस माने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगा कि भाई साहब तुम्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है। या फिर इसको तुम दूसरा डायरेक्शन, दूसरा बेसिस पे सोच सकते हो कि अगर यहां पे प्लस है, अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे भी प्लस होगा, ठीक है। अब यहां प्लस हो गया, दैट मींस कि ये पूरा पार्ट प्लस प्लस का, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सब इस प्लस को देख के क्या करेंगे? इधर भागने की कोशिश करेंगे। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माने हमने फील्ड किधर लगाया? इधर लगाया, और इलेक्ट्रॉन किधर भागने की कोशिश कर रहा है? इधर भागने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे प्लस है। अब इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गया। पहले इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन नहीं मिला होता। पहले इलेक्ट्रॉन कैसा कर रहा था? पहले इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा था, उसको टच कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको सोर्स दिया, सोर्स देने का मतलब मैंने उसको एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे दिया, यहां पे प्लस था, इसको देख के इलेक्ट्रॉन इधर भागने लगा, मींस इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन मिल चुका है, अब तुम जैसे ही टच करोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तुम्हारे बॉडी के थ्रू कहां जाने लगेगा? तुम्हारे बॉडी के थ्रू अर्थ में जाने लगेगा। तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब हमारा बॉडी भी कंडक्टर है क्या? यस, आपका बॉडी भी कंडक्टर है। कंडक्टर कितने तरह के होते हैं? कंडक्टर को अगर देखा जाए तो 3 तरह का होता है। जैसे देखो मैंने यहां पे लिखा भी है करंट कैरियर्स, इसको समझेंगे अभी। तो वहां पे मैंने लिखा है कि सॉलिड कंडक्टर होते हैं, लिक्विड कंडक्टर होते हैं और गैसियस कंडक्टर होते हैं। तो सॉलिड कंडक्टर क्या, जो कि अभी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। लिक्विड कंडक्टर क्या, जैसे कि नमक और पानी ले लो, वो एक लिक्विड कंडक्टर है, ठीक है। कैसे? उसके अंदर आयंस होते हैं, ठीक है। और अगर गैसेस कंडक्टर की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, जहां पे आप लोगों ने नियॉन इफेक्ट के बारे में बात किया होगा। अभी हम समझाएंगे क्या होता है। तो फिलहाल अभी आपको ये समझना है, फिर से एक रिकॉल लेके समझना है कि अगर हम चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन कराते हैं तो वो करंट देता है। अब वो यूनिफॉर्म मोशन कैसे करता है तो ध्यान से समझिएगा। चार्ज माने कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर नॉर्मल कंडक्टर की बात करें तो वहां रैंडम मोशन कर रहा होता है, इसीलिए हमको उसमें करंट नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही उसमें बैटरी का सप्लाई देते हैं तो बैटरी का सप्लाई देने से इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाता है, और डायरेक्शन मिलने की वजह से वो एक मोशन करने लगता है। और उस डायरेक्शन में अगर हम अपना हाथ टच कर दे तो इलेक्ट्रॉन मेरे बॉडी के थ्रू कहां जाने लगेगा? अर्थ में जाने लगेगा। और जब तक मेरे बॉडी का सारा आयंस टूट जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा। और जब मेरे बॉडी का सारा आयन टूट गया, दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चप्पल पहन लेते हैं, ठीक है, स्लीपर्स पहन लेते हैं, या फिर बोल सकते हो कि कोई लकड़ी के टुकड़े पे खड़े हो जाते हैं और वहां पे करंट को मस्त छूते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में आया तो जरूर, लेकिन वो आपके आयंस को तोड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसको अर्थिंग नहीं मिला, मतलब उसको ट्रैवलिंग करने का रास्ता नहीं मिला। ट्रैवलिंग करने का रास्ता नहीं मिला, दैट मींस कि वो आपके आयंस को तोड़ नहीं पाया, और आपको आयंस को तोड़ नहीं पाया, दैट मींस कि आपको करंट नहीं लगा, ठीक है। ये चीज होता है। अब आपके घर में होता होगा कि जब आप लोग वायरिंग कराते होंगे तो वहां पे एक अर्थिंग करना जरूरी होता है। अर्थिंग करना इसलिए जरूरी होता है कि बाय द वे कोई इंसान को करंट लग रहा है, तो यहां पे जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, मैंने इसको टच कर रहा, ठीक है। टच करने के बाद इलेक्ट्रॉन मेरे थ्रू कहां जाने लगा? अर्थ में जाने लगा। तो इसको अगर हम अर्थिंग से कनेक्ट कर दें, अर्थिंग से कनेक्ट कर दें माने इसको हम अलग से एक अर्थिंग से कनेक्ट करके रखें, तो होगा क्या कि जब मेरे थ्रू इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाएगा तो फिर यहां पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन को बताएगा कि नहीं तुमको इस बॉडी के थ्रू अर्थ में नहीं जाना है, तुमको इसके थ्रू अर्थ में जाना है।
क्यों? क्योंकि इस बॉडी के थ्रू तुम जाओगे तो तुमको आयंस मिलेगा, इस बॉडी के थ्रू तुम जाओगे तो तुमको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो यहां से तुम इजीली जा सकते हो। इसीलिए घर में बोला जाता है कि अर्थिंग जनरली कराना चाहिए। अर्थिंग कराने से क्या होता है कि इंसान को बेसिकली अगर किसी इंसान को करंट लग रहा तो तुरंत लगेगा और छूट जाएगा। रीजन यही है कि इलेक्ट्रॉन को एक रास्ता चाहिए होता है अर्थ में जाने के लिए, क्योंकि अर्थ के पास बहुत ही स्टोरेज कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मैं भागूं अर्थ की तरफ, क्योंकि वहां बहुत बड़ा जगह है, ठीक है। तो भागने के लिए हमारा बॉडी का यूज करेगा, लेकिन हमारे बॉडी में क्या है? आयंस है। तो आयंस से बेटर कंडक्टिविटी कौन मिलेगा? किससे मिलेगा उसको? इस वायर से मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि अर्थिंग करो और अर्थिंग के नीचे हम लोग नमक डालते हैं, ताकि वहां पे भी इसको लगे, इस इलेक्ट्रॉन को लगे कि वहां पे भी आयंस है, ठीक है। तो हमारे बॉडी के आयंस को ना देख करके वो इस यहां पे जो सॉल्ट हमने डाला है उसके आयंस को देख करके वो क्या करता है? अर्थ में जाता है, ठीक है। तो एक मोटा मोटी रिकॉल आपके दिमाग में एडजस्ट हो रहा होगा कि जो चार्ज होता है उसको अगर हम इन्फॉर्मेशन कराए तो वो करंट बनता है। अब मैंने कुछ कुछ टॉपिक लिख रखा है, उसको समझते हैं। देखिए यहां पे मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब आप मोशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे मैंने लिखा है ट्रांसिएंट करंट। ट्रांसिएंट करंट कोई बता सकता है या आपको पता है तो वीडियो को पॉज करो और सोचो कि ट्रांसिएंट करंट क्या होता है, या फिर कमेंट करके बताओ कि ट्रांसिएंट करंट क्या होता है। अगर हम थोड़ा सा देखें तो ट्रांसिएंट करंट बेसिकली क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे समझिए। जब आपका लाइटनिंग होता है ना, जब आपका लाइटनिंग हो, जैसे थंडरिंग जब होता है, तो जब थंडरिंग होता है तो वहां पे जो करंट आता है उस करंट को हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं? ट्रांसिएंट करंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पे अगर थोड़ा सा हम अच्छे से देखें तो देखो यहां से प्लस ऐसे करंट जा रहा है, मतलब हमारा बैटरी का सप्लाई कैसे जा रहा है? प्लस इधर, प्लस से माइनस की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन देखो किधर जाएगा? इधर, क्योंकि यहां पे प्लस है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो ये वाला जो करंट है ना, इस करंट को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट? कन्वेंशनल करंट, ठीक है। और ये वाला जो करंट होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, ध्यान देना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और ट्रांजिएंट करंट जो कि लाइटनिंग के समय होता है, थंडरिंग के समय होता है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं करंट कैरियर्स को। यार करंट कैरियर्स क्या होते हैं? करंट कैरियर्स बेसिकली कंडक्टर को ही बोला जा रहा है जो करंट को कैरी करके लेके जाता है। तो करंट को कैरी करने वाला कौन? इलेक्ट्रॉन या चार्ज। तो जो करंट कैरियर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक सॉलिड कंडक्टर, एक लिक्विड कंडक्टर और एक गैसियस कंडक्शन। तो अगर हम सॉलिड कंडक्टर की बात करें तो सॉलिड कंडक्टर के अंदर जो करंट कैरियर्स होता है वो कौन होता है? या तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा उसके अंदर? या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, या उसी फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो, जैसे देखो ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर, ये सॉलिड कंडक्टर है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और मोबाइल इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि इनिशियल स्टेट पे रैंडम मोशन कर रहा होगा, तो हमको करंट नहीं लगेगा। जैसे इसमें हम बैटरी का सप्लाई देंगे तो इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगा। पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलने के बाद अगर इसको हम टच करेंगे तो हमको करंट लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी के थ्रू कहां जाना चाहेगा? अर्थ में जाना चाहेगा। अगर वो अर्थ में पहुंच गया तो मींस करंट लगेगा, अगर अर्थ में नहीं पहुंचा तो करंट नहीं लगेगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड कंडक्टर का। तो लिक्विड कंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं? जैसे कि मान लो NaCl और पानी, नमक और पानी को मिला दो, ठीक है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूं तो पानी में अगर मैं दो वायर को डाल दूं तो बल्ब जो होगा वहां पे बहुत ही स्लो, बहुत ही लो ग्लो करेगा, बहुत ही धीरे धीरे ग्लो करेगा। लेकिन उसी में अगर हम नमक को घोल के डाल दें तो वहां पे जो बल्ब होगा बहुत ही अच्छा ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि नमक को घोलने की वजह से क्या हुआ कि Na+ और Cl- बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो गया किसी सॉल्यूशन में। तो डिसॉल्व होने की वजह से जो आयन है अब क्या कर रहे हैं? वो करंट को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मान लो एक लिक्विड है, ठीक है, एक लिक्विड है। अब इस लिक्विड में एक इधर से मैंने करंट दे रखा है, एक इधर से, मान लो ये प्लस है ये माइनस है। तो अगर जब तक यहां पे इसको कोई कैरी करके ले जाने वाला नहीं रहेगा तब तक ये सर्किट कंप्लीट होगा क्या? नहीं होगा ना। तो अगर हम यहां पे पानी लेते हैं तो पानी भी कैरी करता है, क्योंकि पानी में H+ OH- टूटता है, लेकिन वो बहुत लो करता है, मतलब बहुत ही कम। लेकिन अगर NaCl मिला दे तो NaCl में क्या हो जाता है? Na+ Cl-, वो बहुत स्पीडली करेगा। लेकिन अगर तुम इसी के जगह पे, इसी पानी के जगह पे तुम अल्कोहल ले लो या बेंजीन ले लो, ठीक है, कोई अनदर सब्सटेंस जैसे पेट्रोल ले लो, तो वहां पे क्या होगा? केरोसिन ले लो, वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं है। तो अगर हम देखें तो लिक्विड कंडक्टर के अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं, ठीक है। अब आयंस दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। आप सबको पता होगा, ठीक है, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है।
नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो अपलोडेड है, देख लेना। अब हम आप बात करते हैं गैसियस कंडक्शन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे सर गैसियस कंडक्शन माने गैस भी कंडक्टर होता है क्या? तो देखो गैस भी कंडक्टर होता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर जैसे मान लो अभी नॉर्मल एयर है तो एयर में कभी करंट नहीं लगता है, क्योंकि अगर एयर में करंट लगने लगे तो इंसान तो रहेगा ही नहीं, तो एयर में करंट नहीं लगता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज देते हैं, तो वहाँ पे एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो टूटने लगते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा या आप में से कुछ बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब बहुत ही हाई वोल्टेज का वायर पार हो रहा होता है कहीं से, जैसे मान लो आप लोगों ने इस तरह का टावर देखा होगा, और नहीं भी देखा होगा तो कभी लाइफ में जाके एक्सपीरियंस करना इस चीज़ को। इस तरह का टावर रहता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, वायर ऐसे ऐसे लटका रहता है, ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे लटका रहता है। तो यहाँ पे जब तुम जाओगे तो ये जो वायर है ना, इस वायर के नीचे से मान लो कोई रोड पार हो रहा है, इसकी वायर के नीचे से तुम जब क्रॉस करोगे तो वहां पे ना तुमको एक अजीब सा आवाज दिखेगा। ऐसा लगेगा कि कोई चीज जो है, जैसे प्लास्टिक को कैसे रब करते हैं तो अजब सा आवाज होता है, उस तरह का आवाज तुमको, चिड़चिड़ाहट वाला जो आवाज होता है ना, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके जो आवाज आता है, वो आवाज तुमको सुनाई देगा, वो साउंड तुमको सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। मतलब एयर क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है। ठीक है, यही रीजन होता है कि अगर मान लो यहां से हाई वोल्टेज पार हो रहा है और आप नीचे खड़े हैं, मान लो यहां से हाई वोल्टेज पार हो रहा है मेरे ऊपर से और हम नीचे खड़े, तो इतने दूर में मेरे को वो क्या कर लेगा, खींच लेगा। होता है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पे जो एयर है वो एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगा, तो हमको ऐसे खींच लेगा और मेरे को करंट लग जाएगा। ठीक है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हाई वोल्टेज है। तो जब हम हाई वोल्टेज देते हैं तो हमारा जो गैसेस है वो क्या हो जाता है, कंडक्ट होने लगता है और उसके अंदर आयंस बनता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में किया क्या गया था, उसमें क्या किया गया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था। डिस्चार्ज ट्यूब यानी कि उसके अंदर कोई अनदर गैस नहीं है, ठीक है, एक ट्यूब ले लिया जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, और उसके अंदर क्या कर दिए थे हम लोग, उसके अंदर कोई भी मतलब उसके अंदर बेसिकली आर्गन या हीलियम या नियोन, मतलब कि इनर्ट गैस को उसके अंदर डाल दिया गया था, जो नोबल गैस होता है। नोबल गैस इसलिए डाला था क्योंकि वो किसी अदर गैस के साथ रिएक्ट ना करे। तो जब नोबल गैस डाला गया तो कुछ सप्लाई दिया गया, मान लो 220 का सप्लाई दिया गया, 220 वोल्ट का, कुछ नहीं हुआ। 440 कुछ नहीं हुआ, 1100 कुछ नहीं हुआ। 25,000 वोल्ट दिया तो देखा कि उसके अंदर एक लाइट दिख रहा है। तो उस लाइट को फिर लोगों ने सोचा कि अरे यार इसके अंदर तो एयर था, एयर में इस तरह का लाइट दिख रहा है, डेट मींस कि एयर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, कब, जब हाई वोल्टेज हो। और फिर उसी में क्या किया गया था कि ऊपर में प्लस ट्यूब रख दिया, नीचे में माइनस ट्यूब रख दिया, जैसे कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा मैं विजुअलाइज कराता हूं। जैसे मान लो ये एक ऐसा ट्यूब है, ये कैसा ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है। यहां पे एक ऐसा रखा, यहां पे एक ऐसा रखा। यहां पे जब बहुत ही हाई वोल्टेज सप्लाई दिया गया, कितना हाई वोल्टेज सप्लाई, हाई वोल्टेज सप्लाई जब यहां पे दिए तो हुआ क्या बॉस, जब हाई वोल्टेज सप्लाई दिए तो यहां पे क्या हुआ कि कुछ इस तरह से लाइट दिखने को मिला। वो लाइट का कलर बेसिकली फ्लोरेसेंट था, तो उसको हम लोग नियोन बोलते हैं, जिसका आपको इफेक्ट यूज होता है। नियोन इफेक्ट अभी आप लोग यूज करते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह में हम लोग नियोन कलर का यूज करते हैं। तो वो बेसिकली वहीं से खोजा गया था। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे खोजा गया, देखो इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या किया, जैसे मान लो ये प्लस था, ये माइनस था, तो यहां से कुछ पार्टिकल निकल रहा है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्लस माइनस इसके अंदर क्या होता है। जैसे कि सबको पहले पता था कि भाई कंडक्टर के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिक्विड कंडक्टर के अंदर तो आयंस होते हैं, लेकिन गैस के अंदर क्या होता है, तो उसमें थोड़ा सा उन लोगों को दिक्कत हुआ। तो लोग क्या किया कि यहाँ पे एक माइनस का रख दिया, तो माइनस का रख दिया तो जितना भी कुछ कुछ कलर वाला लाइट इधर मुड़ने लगा, ठीक है, और यहां पे प्लस का रख दिया तो कुछ कुछ कलर वाला लाइट इधर मुड़ने लगा। तो इससे यह समझ में आया कि जो माइनस की तरफ मुड़ रहा है डेट मीन्स कि वो पॉजिटिव होगा, और जो प्लस की तरफ मुड़ रहा है डेट मीन्स कि वो नेगेटिव होगा, और जो सीधा सीधी जा रहा है डेट मीन्स कि वो न्यूट्रल होगा, उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह से खोज हुआ था किसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। तुम सोचो जो नीचे जा रहा है प्लस की तरफ वो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये प्लस है, तो ऑब्वियस सा बात है कि इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट हो रहा, माइनस वाला, और ये माइनस है तो ऑब्वियस सा बात है इसकी तरफ कौन जा रहा है, प्लस वाला जा रहा है, मतलब प्रोटॉन होगा, और जो सीधा जा रहा है मतलब न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि गैसेस कंडक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। सर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, तो देखो जो बैटरी के द्वारा एक फोर्स दिया जाता है ना,
ताकि इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चले, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना होना तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगा, एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। ये बेसिकली छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, जिससे आपके दिमाग में ये चीज सेट हो गया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ना क्या है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, अगर कुछ चीज अच्छा लग रहा है तो इसमें नोट करने लायक है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। तो गाइज अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें तो आपने बचपन से पढ़ा है, यानी कि 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि यार जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यही होता है ना कि चार्ज बाय टाइम जो होता है वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। ओके, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। ये चीज लिखना बहुत जरूरी है कि फ्लो ऑफ चार्ज होगा किसी डेफिनिट डायरेक्शन में। अगर फ्लो ऑफ चार्ज खाली लिख देते हो ना तो इसका मतलब होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज मतलब तो भाई इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे भी मूवमेंट कर रहा है। तो आपको क्या लिखना है इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन में, लिखना है फ्लो ऑफ चार्ज इन डेफिनिट डायरेक्शन एंड द मेजर ऑफ करंट, द मेजर माने करंट को मेजर कैसे करते हैं, द मेजर ऑफ करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय किससे, आई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो इसका अगर हम जनरलाइज फार्मूला देखें तो हमें क्या कहा गया कि जब कोई चार्ज एक डेफिनिट डायरेक्शन में फ्लो करे और उसको टाइम के साथ देखा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, माने आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज टर्म में देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि ये आपके सामने कोई एक कंडक्टर में बनाता हूं, ये आपके सामने एक कंडक्टर है, ठीक है, इस तरीके से ये एक कंडक्टर है, ठीक है। मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना सब कोई, ठीक है। अब यहां पे मान लो कोई बैटरी ऐसे मैंने कनेक्ट कर रखा है, ठीक। अब ध्यान देना, ये अगर प्लस है ये अगर माइनस है तो ऑब्वियसली बात है ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो इसमें बोल रहा है कि करंट क्या होता है, तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इन डेफिनिट डायरेक्शन में, चार्ज का एक डेफिनिट डायरेक्शन में फ्लो करना ही करंट है, ठीक है। अब दो तरह की बातें होती है, यहां से भी चार्ज फ्लो हो रहा है तो यहां जो करंट है वो कन्वेंशनल करंट है। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन था मौजूद वो भी इधर फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम किधर अप्लाई कर रहे हैं, इधर अप्लाई कर रहे हैं। माने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से, देखो ये वाला प्लस से माइनस की तरफ। अरे यार आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ चलता है, माने प्लस से निकलता है माइनस से तरफ आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, इधर से इधर, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर, इधर से इधर। तो यहां भी चार्ज फ्लो कर रहा है, यहां भी चार्ज फ्लो कर रहा है। तो यहां जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको बोलेंगे कन्वेंशनल करंट, और यहां जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हो रहा है। ओके, अब यहां पे बोल रहा हमको क्या कि टू मेजर द करंट इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। माने हमको अगर करंट को मेजर करना है तो हमको रेट ऑफ फ्लो देखना होगा। तो अगर मान लो हमको करंट को मेजर करना है, डेट मींस कि हमसे कहा क्या जा रहा है कि कितना चार्ज पास हो रहा है एक यूनिट टाइम में। तो मान लो कि हम एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ले लेते हैं, जैसे मान लो इस पॉइंट के लिए ले लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट के लिए ले लेते हैं तो यहां पे अगर थोड़ा सा देखें तो यहां से अगर इसके अंदर यहां से यहां पूरा क्यू चार्ज पास हो रहा है और इसको पूरा पास होने में टी टाइम लग जा रहा है, इस क्यू चार्ज को पास होने में पूरा टी टाइम लग जा रहा है। तो यहां जो चार्ज पास हो रहा होगा केवल इस रीजन में जो चार्ज पास हो रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे डी क्यू, और यहां जो टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे, यहां पे देखो डी क्यू, और यहां जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, टी टाइम, टी या डी टी हो जाएगा। यहां पे जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो अगर हम कोई स्मॉल इंटरवल ऑफ चार्ज के लिए बात करें, माने कोई छोटा सा चार्ज के लिए बात करें, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय dt। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है।
अब अगर हम थोड़ा सा बात करें कि ऐसा यूनिट क्या होगा भाई चार्ज का, ऐसा यूनिट क्या होगा करंट का, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, तो तुम ध्यान से देखना, ऐसा यूनिट ऑफ करंट की अगर बात करें तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। अब आप सबको पता है कि चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, तो ऐसा यूनिट होना चाहिए था कूलम पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन कूलम पर सेकेंड ना होकर के इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। क्यों होता है ऐसा यूनिट एम्पियर, क्योंकि इसको खोजने वाले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एंद्रे मैरी एम्पियर। उनका नाम क्या था, एंद्रे मैरी एम्पियर। एंद्रे मैरी एम्पियर के वजह से ही इसका नाम मतलब जो कूलम पर सेकेंड है उसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, आप 1 एम्पियर को डिफाइन करो। तो थोड़ा सा इस चीज को तुम थोड़ा सा अच्छे से समझो। अगर हम बात करें डिफाइन 1 एम्पियर का, तो यहां पे अगर हम 1 एम्पियर करंट दें तो 1 कूलम चार्ज बटा 1 सेकेंड, माने 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में अगर पास हो जाए तो वहां जो करंट होगा वो क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, इस तरह से, ध्यान से सुनना। व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास्ड इन 1 सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर माने ये जो दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। बेसिकली ए से दिखाते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें कहेंगे क्या कि फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इज पासेस ओवर अ 1 सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, देन द करंट इज 1 एम्पियर। ठीक है, मतलब सिंपल क्या है ना, ये है कि यार अगर 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड में एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, माने कोई भी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर से, तो वहां जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। आई होप कि आप लोग इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, और अगर नहीं लिख पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में मतलब डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करके आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ओके, तो अगर हम देखें तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। और अगर थोड़ा सा और अच्छे से देखें तो I इज इक्वल टू मैं लिख दूं एनी बाई टी, मैं लिख दूंगा एनी बाई टी। बताओ ये चीज कितने लोगों को समझ में आया कि एनी बाई टी कैसे लिखा गया। तो देखो आप सबको पता है क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एनी होता है। क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लेना। क्यू इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एनी। तो यहां पे क्यू के जगह पे मैं क्या रख दूंगा, प्लस माइनस एनी रख दूंगा, और बाकी जो टी था वैसे का वैसे। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एनी बाई टी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में पूछा जाए तो करंट ये है, अगर स्मॉल चार्ज के टर्म में पूछा जाए तो करंट ये है, और अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए तो करंट ये है। और उसका ऐसा यूनिट आपने देख लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ करंट। डायमेंशन क्या होगा करंट का, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बॉस, क्या हो सकता है। देखो करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अगर हम Q का डायमेंशन देखें तो Q का डायमेंशन किस किस को पता है, अगर Q का डायमेंशन देखें तो I इंटू टी। अगर हम ध्यान से देखें तो अपने पास पहले अपने को Q का डायमेंशन निकालना होगा। तो Q का डायमेंशन होता है AT। अब आप सोच रहे होंगे सर AT कैसे, तो ध्यान दो AT इस तरह से होता है। अगर हम देखें तो I का फॉर्मूला क्या है, Q बाई टी है। तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा, और I का डायमेंशन A और T के लिए तो T ही होता है। तो Q का डायमेंशन क्या हो गया, AT हो गया। तो अगर Q का AT हो गया और टाइम का नीचे T ही था, तो अगर हम I का देखने जाए तो I का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, माने A ही हो जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये इसमें कौन सा बड़ा लॉजिक था, I का तो A ही होता है। तो देखो ध्यान से, एक चीज को मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था। जो करंट होता है ना, जो I होता है ना, उसका जो डायमेंशन होता है वो भी ए से ही दिखाते हैं, और ऐसा यूनिट को भी ए से ही दिखाते हैं। इसके पीछे रीजन है कि आई जो है, करंट जो है, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसका डायमेंशन को भी उसी चीज वही सिंबल से दिखाते हैं जिस सिंबल से हम लोग उसका ऐसा यूनिट को दिखाते हैं। तो बस ये चीज मेरे को बताना था कि जो करंट होता है उसका डायमेंशन भी ए होगा, और अगर ऐसा यूनिट भी देखे तो ऐसा यूनिट भी ए होगा। ठीक है, एम्पियर को भी हम लोग ए से ही दिखाते हैं। क्लियर। तो ये चीज था आपके किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और इलेक्ट्रिक करंट कितने तरह के होते हैं, तो अगर हम यहां पे देखें इनसाइड अ कंडक्टर, तो इनसाइड अ कंडक्टर बोल रहे हैं, इस सर्किट में देखें तो यहाँ पे 2 तरह के करंट अपने को देखने को मिल रहे हैं, एक कन्वेंशनल और एक इलेक्ट्रॉनिक। अब तुमसे कोई पूछेगा कन्वेंशनल करंट क्या होता है, तो बोलना कि जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाए, प्लस माइनस मत बोलना। बोलना क्या, जो हायर, प्लस मतलब हायर और माइनस मतलब लोअर। तो बोलना जो
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाए उसको बोलेंगे कन्वेंशनल करंट, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है यार कि प्लस से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। ठीक है, तो बोलना कि जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा उसको कन्वेंशनल करंट बोलेंगे, और जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आएगा उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेंगे। ठीक है, या फिर सिंपल तुम ऐसे बोल सकते हो कि जिस करंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट, और जिस करंट की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके, अब कुछ की पॉइंट्स यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये जो सर्किट है अगर हम देखें तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, अगर मान लेते हैं इसको हम Q1 नाम देते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है इसको हम मान लो Q2 नाम देते हैं, तो इसमें जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा? तो टोटल करंट जो इसके अंदर आएगा वो क्या आएगा? Q1/T प्लस Q2/T। क्यों? क्योंकि ये तो एक ही टाइम पे हो रहा होगा ना, तो Q1/T और प्लस Q2/T। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार सर यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, ये माइनस के साइन में आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो टोटल चार्ज जो होता है, मतलब टोटल करंट जो होगा वो क्या होगा? टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। टोटल चार्ज ये Q1 इधर, इधर से Q2 इधर, दोनों को जोड़ा, टाइम से डिवाइड कर दिया। ठीक, ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपके बॉडी में एक नर्व सेल होता है। आपके बॉडी में क्या होता है? एक नर्व सेल होता है। तो हमारे जो बॉडी का नर्व सेल होता है इसको कितने एम्पियर में देख सकते हैं? अगर हम पूछे कि हमारे बॉडी का जो नर्व सेल होता है उसका क्या रेंज होता है, वो कितने एम्पियर में चलता है, तो हमारे बॉडी का जो नर्व सेल होता है वो कितने एम्पियर में चलता है? माइक्रो एम्पियर में चलता है। किस में चलता है? माइक्रो एम्पियर में चलता है। 1-2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि अपने बॉडी का जो नर्व सेल होता है या अपने बॉडी का नर्व्स होता है वो किस में चलता है? माइक्रो एम्पियर में चलता है। उसको मेजर किस में करते हैं? माइक्रो एम्पियर में करते हैं। जो पल्स वगैरह देखते हैं ना वो माइक्रो एम्पियर में करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेसिक। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका ओम्स लॉ को, और उसके बाद रेसिस्टेंस वगैरह देखेंगे। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और डिटेल नोट्स तो आपके ग्रुप में है ही, तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बारे में। लेकिन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को समझने से पहले अपने को क्या समझना होगा? ओम्स लॉ समझना होगा। तो ओम साहब जो आए ना, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि मान लो कि अगर आपने सामने कोई कंडक्टर है, इस तरह का, मान लो कोई कंडक्टर है इस तरह का, अब इसके अंदर अगर मान लो हम कोई सप्लाई दे रहे हैं करंट का, इस तरह से इसके अंदर अगर हम कोई सप्लाई दे रहे हैं करंट का, तो होगा क्या? ध्यान से देखिएगा, होगा क्या कि अगर मान लो यहाँ वोल्ट है, यहाँ से यहाँ पे क्या आएगा? अपना करंट जनरेट होगा, यहाँ से यहाँ करंट जनरेट। तो अगर यहाँ वोल्ट है, इस वोल्ट को अगर मैं बढ़ाऊं तो क्या करंट बढ़ेगा? ऑब्वियस ही बात है यार, करंट बढ़ेगा। इस वोल्ट को घटाऊं तो क्या करंट घटेगा? घटेगा। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर मैं मान लो यहाँ 12 वोल्ट देता हूं, तो क्या यहाँ पे 12 वोल्ट के अकॉर्डिंग करंट पहुंचेगा? नहीं, कुछ करंट होगा जो इस वायर में खर्च हो जाएगा। ऐसा होता है ना, कुछ करंट होगा जो उस वायर में खर्च हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस मतलब बोलते हैं उसको, बेसिकली हिंदी में बोला जाता है, बेसिकली देखा जाए तो हिंदी में उसको बोला जाता है प्रतिरोधक क्षमता। तो प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना। ठीक है, अब ये जो रेसिस्टेंस है बहुत तरह का हो सकता है, वाटर रेसिस्टेंस, हीट रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो कैसा बात करेंगे? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, केवल रेसिस्टेंस बोलने से काम नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता क्या है? देखो ध्यान से, जो कंडक्टर होता है ना, उस कंडक्टर के अंदर होते हैं एटम्स। ठीक, उसमें से इलेक्ट्रॉन को जाना होता है। तो जैसे हम सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई देने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती भेजा जाता है। ठीक है, जैसे तुम लोग एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि कोई स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल में ऐसा एग्जांपल ऐसे सोचो कि उस स्कूल में प्लेग्राउंड है, और उस प्लेग्राउंड में बहुत सारे बच्चे ऐसे इधर उधर इधर उधर खेल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर आप किसी का एक पर्टिकुलर आवाज सुनना चाहोगे तो एक सेंस में आवाज नहीं आएगा, बहुत उल्टा सीधा आवाज आएगा, काय कुचर जो होता है ना, अजीब सा आवाज आएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर मान लो एक पीटी मास्टर आता है और पीटी मास्टर आके सारे बच्चों को एक लाइन में लगा देता है और उनके उसके बाद उनसे एक प्रेयर करवाता है, तो वहां जो एक आवाज आएगा वो एक क्लियर आवाज आएगा। इसको लॉजिक सेट करना है आपके इससे, कंडक्टर से। तो कंडक्टर के अंदर यही होता है कि जब उसको हम सप्लाई के साथ कनेक्ट नहीं करें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, बच्चों की तरह इधर उधर खेलते रहता है, माने रैंडम मोशन कर रहा होता है। तो वहां पे एक नेट चार्ज कुछ बनता ही नहीं है, मींस नेट जो आवाज निकल रहा था यहां पे कुछ होता ही नहीं है, नेट चार्ज कुछ बनता ही नहीं है।
लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, सप्लाई माने कि पीटी मास्टर को बुलाते हैं, तो पीटी मास्टर को बुलाते हैं तो क्या करता है, वो सब इलेक्ट्रॉन के डंडा लेके बोलता है चलो एक डायरेक्शन में तुम लोग, तो लोग को क्या करता है, एक डायरेक्शन में भेज देता है। लेकिन एक डायरेक्शन में भेजने का तो भेज देता है, लेकिन यहां जो एटम्स है, एटम जो होता है, जो कंडक्टर है, उस जैसे मान लो ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का जो एटम है कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है, इस तरीके से इसका एटम है। अब इसके बीच में इलेक्ट्रॉन को चलना है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, ऐसे करके ऐसे चलेगा इलेक्ट्रॉन। तो जब ये टकरा रहा है तो यहां पे क्या होगा कि ये जब टकराएगा तो एटम को थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का जो थोड़ा सा जो एनर्जी है, जो इतना हमने यहाँ पे पोटेंशियल दिया था, इलेक्ट्रॉन का नहीं, इसमें हमने जितना पोटेंशियल दिया था इसको चलने के लिए, वो पोटेंशियल क्या होता है, थोड़ा सा कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एटम्स हैं, तो एटम को ऊपर नीचे करके चलना पड़ता है, तो यहाँ पे कम हो जाता है। तो मीन्स अगर आपने 12 वोल्ट का सप्लाई दिया है तो यहाँ 12 वोल्ट का सप्लाई नहीं पहुंचेगा, कुछ कम पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, वायर है जिसके थ्रू आप इस चीज को भेज रहे हैं, और उस वायर में क्या है, एटम है। एटम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं जा पा रहा है, इलेक्ट्रॉन एटम्स के साथ टकराते हुए जा रहा है, इसके वजह से कुछ एनर्जी क्या हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है, कुछ जो पोटेंशियल है वो क्या हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे पूरी सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारा जो ओम साहब थे, उन्होंने क्या कहा, हमारे ओम साहब ने कहा कि भाई साहब देखिए, अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो आपका करंट भी बढ़ेगा, अगर आप पोटेंशियल घटाते हैं तो करंट भी घटेगा। तो हमारे ओम साहब ने जो कहा, पहले उसको लिख लेते हैं। ओम साहब ने कहा कि अकॉर्डिंग टू नहीं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम साहब ने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू अ, या फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली proportional to electric potential is directly proportional to electric current through any cross section of a conductor, माने कोई भी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर हो, तो वहां पे जितना आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सप्लाई देंगे, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इलेक्ट्रिक करंट का। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब नहीं होता है कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट भी बढ़े, मतलब जैसे मान लो इधर 12 वोल्ट किया तो इधर भी 12 वोल्ट हो जाए, ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब इसको अगर आप बढ़ाओगे तो ये भी कुछ रेट से बढ़ेगा, ठीक है, ये नहीं कि बराबर होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये नहीं कि V और I बराबर हो जाए ना, V और I बराबर नहीं है। यहां क्या कहा जा रहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, मतलब भाई साहब अगर इसको आप बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, इसको आप बढ़ाते हैं तो ये बढ़ेगा, या फिर इसको बढ़ाते हैं तो ये बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। तो आप सबको पता है फिजिक्स का एक खुचड़ा पाप होता है कि अगर मान लो यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद एक आता है R, और R जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट किसके वजह से आ रहा है, वायर के वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस का नाम देते हैं। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस का नाम देते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर तुम लोग सोचो रेसिस्टेंस कब बढ़ सकता है, तुम लोग से मैं नॉर्मली यही पूछना चाहूंगा कि रेसिस्टेंस कब बढ़ सकता है। पहले रेसिस्टेंस का लॉजिक समझ लिया। रेसिस्टेंस होता क्या है, इसके अंदर सर एटम होता है, तो एटम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव नहीं कर पाता है। दैट मीन्स कि अगर हम एटम्स को बढ़ा दें तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला चीज तो लॉजिक ये सेट करना है कि अगर रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, घटेगा। मींस रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर आप रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट क्या हो जाएगा, घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब रेसिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, तो सुनो ध्यान से, अगर हम एटम बढ़ा दें तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। मीन्स रेसिस्टेंस जो होगा वो सबसे पहला चीज किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ पार्टिकल या फिर नेचर ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर का नेचर कैसा है।
सबसे पहला चीज, ठीक है। कंडक्टर का नेचर माने अगर मान लो हम सिल्वर लेते हैं तो सिल्वर का एटम बहुत दूर दूर रहता है, इजिली चला जाता है। अब तुम सोच रहे हो सर सिल्वर का एटम दूर दूर कैसे रहता है, आपको कैसे पता? यार आप सबको पता है कि सिल्वर और गोल्ड जो होता है उसको ईजिली हम लोग डक्टाइल माने उसको ईजिली जल्दी से फैला सकते हैं। फैला इसलिए सकते हैं कि उसका एटम दूर दूर रहता है, लेकिन आयरन उसका एटम एक दूसरे को बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट करके रखता है, तो वहां पे फैलाने के लिए उसको हमको बहुत ही ज्यादा हैमर करना पड़ता है या बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है तब फैलता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो आपका सिल्वर होता है उसका क्या होता है, एटम दूर दूर रहता है। तो नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर नेचर ऑफ कंडक्टर अच्छा है तो रेसिस्टेंस वहां पे कम होगा। अगर मान लो नेचर ऑफ कंडक्टर खराब है तो वहां पे रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जैसे मान लो आयरन का वायर ले ले, तो आयरन का वायर ले ले तो वहां पे रेसिस्टेंस काफी ज्यादा हाई रहेगा। कॉपर का वायर ले तो रेसिस्टेंस कम रहेगा। जैसे आपका हीटर जो होता है, हीटर में एक वायर यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं नाइक्रोम। उस नाइक्रोम वायर का कहानी क्या है, वो नाइक्रोम वायर जो होता है निकल और क्रोमियम का आपका मिक्सचर होता है, मतलब एलॉय होता है निकल और क्रोमियम का। इसलिए उसको ऐसा किया जाता है क्योंकि निकल और क्रोमियम को जब मिलाते हैं तो वहां पे एटम्स की संख्या बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में दिक्कत होता है, मीन्स वहां रेसिस्टेंस हाई होता है। पहला चीज। दूसरा चीज, जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, कि अगर आप लेंथ बढ़ाओ तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब तुम सोचो कैसे, तुम सोचो यहाँ पे जो एटम्स थे, यहाँ पे एटम्स जो थे इस तरह से मान लो कहीं एटम था इस तरह से, तो यहाँ जो एटम था, यहाँ हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घुसा, फिर ऐसे टकराया, फिर ऐसे टकराया, फिर ऐसे टकराया, ऐसे टकराते हुए निकल रहा है। अब यही जो टकरार है मान लो बहुत छोटा दूरी के लिए है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस बहुत कम होगा। लेकिन इसी चीज को अगर बढ़ा दें, बहुत दूर तक के लिए कर दें, तो बेचारा यहाँ से 12 वोल्ट का सप्लाई दिए और बहुत दूर तक ये चीज ऐसे होते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन टकराते टकराते जा रहा, तो यहाँ एनर्जी खर्चा हुआ, फिर यहाँ खर्चा हुआ, फिर यहाँ खर्चा हुआ। बहुत लंबा वायर है तो बहुत दूर तक ऐसे खर्चा होते रहेगा। इसलिए अगर माने लेंथ बढ़ाए तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तीसरा चीज, जो रेसिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इसका मतलब अगर आप एरिया बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। अब ऐसा कैसे सर? तो देखो, अगर आप यहां पे देखो तो ये बहुत ही पतला था, ठीक है, तो इसमें दिक्कत हो रहा था। अब इसको हम बड़ा कर दें, इसको हम थोड़ा सा फैला दें। अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दें तो बड़ा करने पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को स्पेस मिल जाएगा चलने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग घर पे वायरिंग करते हैं ना, तो वायरिंग जब करते हैं तो मान लो कि जो 5 रुपए वाला तार आता है नॉर्मल सा वायर, उसमें अगर मान लो हम जो आपके घर पे प्रेस मशीन होता है, मतलब आयरन जो होता है या फिर हीटर जो होता है, उसको चलाओ तुरंत उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उतना मेटल है ही नहीं, उसके अंदर उतना एटम है ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को पास करा पाए, ठीक है, वो तुरंत जल जाएगा, ठीक है। रीजन क्या है कि उसके अंदर उतना पार्टिकल ही नहीं। लेकिन एरिया अगर बढ़ा दे तो उसमें अगर हम लोग कम इलेक्ट्रॉन का सप्लाई दे तो इजिली चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया बड़ा है, गैप ज्यादा है, तो इजिली वो चीज चला जाएगा। तो एरिया बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है, याद रखेंगे। और चौथा चीज, टेम्परेचर। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अब ये कैसे? तो ध्यान देना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, पहले इलेक्ट्रॉन को कौन धक्का दे रहा था? केवल ये पोटेंशियल कि भाई तुम चलो आगे। लेकिन अब हम जब टेम्परेचर बढ़ा दिए तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के अंदर अपने काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन खुद में भागना चाहेगा, और प्लस ये पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज्यादा हो जाएगा। और स्पीड अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो एटम से ज्यादा टकराएगा, और ज्यादा टकराएगा तो एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। ये 4 चीज आपको ध्यान में रखना है कि रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नाइक्रोम है इसका कहानी देखते हैं। जो अपना हीटर वायर है, हीटर वायर का कहानी देखते हैं। जो आपका हीटर का वायर होता है उसमें देखना उसको स्प्रिंग कर देता है, ठीक है, और बहुत पतला किया जाता है, पतला वायर रहता है। ऐसा क्यों किया जाता है? पतला इसलिए किया जाता है क्योंकि पतला होने की वजह से एरिया कम होगा, और एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक। दूसरा चीज, उसको लंबा किया जाता है। देखो, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, माने उसको जानबूझ के स्प्रिंग बनाया जाता है ताकि ज्यादा दूर तक लंबा रहेगा तो ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। और ज्यादा रेसिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, जब उसमें हम लोग करंट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा टकराता है, और टकराने की वजह से इस एटम को क्या करता है, थोड़ा सा वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट करने की वजह से उसके अंदर एक हीट जनरेट होता है,
और जितना बार इलेक्ट्रॉन टकराएगा उतना हीट जनरेट होगा, इसलिए हीटर में बहुत ज़्यादा करंट लगता है। इसीलिए हीटर को जनरली लोग नहीं यूज़ करते हैं अपने घर पे। जिनके घर में मीटर वाला करंट चलता है ना, जिनके घर में मीटर से करंट चलता है, जिसको बिल पे करना पड़ता है, वो जनरली हीटर यूज़ नहीं करते। इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि यार उनको बिल पे करना है। अगर वो 3-4 हीटर यूज़ करने लगे तो उनका बिल जो होगा ना वो 5-6 हज़ार प्लस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हीटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सप्लाई ऑफ करंट चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वायर है उसका रेसिस्टेंस बहुत हाई है। बहुत हाई क्यों है? क्योंकि उसका लेंथ बड़ा है, एरिया छोटा है, और प्लस टेम्परेचर अगर उसमें बढ़ गया, क्योंकि हीट हुआ तो टेम्परेचर एक बार बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर रेसिस्टेंस बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। ठीक है, इसीलिए जो हीटर वायर होता है उसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। हीटर वायर में क्या होता है, लंबाई के वजह से, उसका एरिया कम होने के वजह से रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी को, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी के बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये चैप्टर मतलब जो चीज़ मेरे को बताना था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। तो गाइज अब हम लोग देखने वाले हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को, लेकिन उससे पहले मैं आपको रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट और डायमेंशन वगैरह बता देता हूं, क्योंकि मैंने वो चीज़ छोड़ दिया, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं क्या एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस और उसका डायमेंशन, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस एंड इट्स डायमेंशन। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो रेसिस्टेंस का अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे आता है आर और आई। तो अगर हम आर को देखें तो वो क्या हो जाएगा, भी बाई आई। मैंने रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला देखे तो क्या होता है, भी बाई आई होता है। अब अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वोल्ट, तो वोल्ट होता है, और आई का एम्पियर, तो क्या होना चाहिए, वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन इसको खोजा था किसने, इसको खोजा था ओम साहब ने, इसीलिए इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है, ओम हो जाता है, जिसको हम लोग इस तरह के साइन से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं ओम। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा क्या, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा ओम। ओके, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो अब तुमसे ये पूछा जा रहा है, एसआई यूनिट तो हो गया रेसिस्टेंस, अब तुमसे पूछेगा डायमेंशन, क्या, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ आर। तो अब आपको डायमेंशन ऑफ आर देखना है। तो डायमेंशन ऑफ आर की अगर हम बात करें तो तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, आर का फॉर्मूला क्या है, आर का फॉर्मूला है भी बाय आई। ठीक, अब अगर हम भी की बात करें तो भी एक तरह का पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल है तो किसका पोटेंशियल है, चार्ज का। तो पोटेंशियल का बेसिकली फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई चार्ज। ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई चार्ज। नहीं देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट तो जाकर देख लेना, वर्क डन बाई चार्ज होता है, और आई माने करंट का तो एम्पियर होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका यूनिट लिखें, यानी कि बेसिकली डायमेंशन लिखने की कोशिश करें, तो V का होता है W बाई क्यू, I का होता है A, A इसका डायमेंशन भी है, A इसका यूनिट भी है। ओके, अब हमको W का निकालना है डायमेंशन, तो W का डायमेंशन निकालने माने वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और चार्ज का डायमेंशन होता है बेसिकली 80, चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, आप सबको पता होगा, और नीचे A अपना है एज इट इज। तो इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय A मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा A स्क्वायर T। ठीक है, और तुम थोड़ा सा इधर ध्यान से देखो तो फोर्स के जगह पे अगर हम डायमेंशन दे फोर्स का तो mL T पे पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशन क्या होगा, L। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे A स्क्वायर और T से। तो तुम थोड़ा सा ध्यान से सोचो तो इसका क्या हो जाएगा, M L और L मिलके L स्क्वायर T पे पावर -2। यहाँ से नीचे से ऊपर जब जाएगा A तो A पे पावर हो जाएगा -2 और T पे पावर हो जाएगा -1। अब तुम देखो T और T को एक साथ जोड़ लो, T पे पावर -2 और T पे पावर -1, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ML स्क्वायर T पे पावर -3, माइनस माइनस प्लस, और बड़ा नंबर माइनस का साइन है तो -3 और A पे पावर -2। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ किसका, R का। ये किसका डायमेंशन हाथ निकाल के आ गया, R का। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं स्टार्टिंग से क्या किया मैंने। R का फॉर्मूला होता है V बाई आई, V का W बाई क्यू, I का डायमेंशन A, W का डायमेंशन नहीं पता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करें, Q का डायमेंशन 80 होता है, निकालने आता होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला से।
तो ये ए जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा ए स्क्वायर टी और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का डायमेंशन है एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का एल, इसको मल्टीप्लाई करें तो एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस टू, और ये चीज जो नीचे था ऊपर गया, ओवरऑल सॉल्व किए ये चीज आ गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका रेसिस्टेंस का मतलब डायमेंशन और यूनिट। अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पे। किस पे बात करते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को और थोड़ा सा देखें तो अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में, मैंने पहले वाले स्लाइड में देखा था, थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और जो आर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो ये मान लो इक्वेशन 1, ये मान लो इक्वेशन 2। अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेट करें, माने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम करें तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एल बाय ए। ठीक है, अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, क्योंकि आप सबको पता है फिजिक्स का एक खुचड़ा पाप है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो ये जो रो है ना, ये बेसिकली क्या है? कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को अपन लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो अब तुमसे कोई पूछ दे कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो ध्यान देना, अगर फॉर्मूला को देखे ध्यान से तो आर रो एल बाई ए है, इसको रो बोला जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो ये साइन है ना, इसको रो बोला जाता है। रो माने आर एच ओ रो। ठीक है, इसको रो बोला जाता है, याद रखना। तो ये रो जो है इसमें एरिया इधर चला जाएगा, अगर हमको रो का देखना है फॉर्मूला तो ये एरिया इधर चला गया, माने आर ए, और लेंथ इधर आ गया आर ए बाई एल। तो रो का फॉर्मूला क्या आ गया? आर ए बाय एल। अब तुमसे मैं पूछता हूं कि इसका यूनिट बताओ, क्या बताओ? एसआई यूनिट ऑफ रो, माने इसका यूनिट बताओ और इसका डायमेंशन बताओ। ठीक है, एंड इट्स डायमेंशन। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएगा, एंड इट्स डायमेंशन। तो तुम देखो बहुत बड़ा चीज नहीं है यार, बहुत सिंपल सा चीज है। अगर हम देखें तो इसका हमको रो का क्या करना है, हमको इसका ऐसा यूनिट देखना है। तो अगर हम ऐसा यूनिट देखें तो रो का फॉर्मूला क्या है? आर इंटू ए बाय एल। तो आर का यूनिट हो गया ओम। ठीक है, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ का हो गया मीटर। तो मीटर और मीटर स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया? ओम मीटर। तो माने रो का ऐसा यूनिट क्या आ गया? ओम मीटर आ गया। रो का ऐसा यूनिट क्या आ गया? ओम मीटर आ गया। अब इसका डायमेंशन देखना है। तो डायमेंशन, बच्चा डरता है कि डायमेंशन कैसे लिखे, तो देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर तुम ध्यान से देखो तो रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल है। ठीक, अभी आर पे ध्यान नहीं देना, अभी ध्यान देना किस पे? देखो, रो इज इक्वल टू आर, ए का डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वायर। अब कैसे होगा तो सुनो ध्यान से, एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ को भी एल से देखेंगे, ब्रेथ को भी एल से देखेंगे, तो लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, माने एल स्क्वायर हो जाएगा, और लेंथ का भी एल। तो एल और एल स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा? अगर हमको देखना है रो का डायमेंशन तो आर इंटू एल, माने आर का डायमेंशन रख दो, उसमें एल मल्टीप्लाई कर दो। आर का डायमेंशन क्या था? एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस 3 ए पे पावर माइनस 2। इसमें अगर एल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रो का जो डायमेंशन हो जाएगा, इस पे खाली एल मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर की जगह एल क्यूब लिखा जाएगा। तो इसका डायमेंशन बनेगा एम एल पे क्यूब टी पे पावर माइनस 3 ए पे पावर माइनस 2। ये डायमेंशन हो जाएगा किसका? रो का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा चीज था। आपने रो का डायमेंशन भी देख लिया, आपने रो का यूनिट भी देख लिया, रो क्या होता है वो भी देख लिया, और जैसे आपने रेसिस्टेंस का भी सारा कुछ देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस पे, यानी कि कंडक्टिविटी पे, और फिर उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन ये वीडियो खत्म। ठीक है, तो चलिए जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर मूव करते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पे। सो गाइज, अब हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टेंस के ऊपर। कंडक्टेंस बेसिकली क्या होता है? कंडक्टेंस को बेसिकली हम लोग किससे दिखाते हैं? कंडक्टेंस को हम लोग जी से दिखाते हैं। ठीक है, तो जो कंडक्टेंस होता है ना, वो क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का। जैसे आपने पढ़ा होगा कि यार जो रेसिस्टेंस होता है वो करंट के फ्लो को रोकता है, तो जो कंडक्टेंस होता है करंट के फ्लो को बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा भी कोई सब्सटेंस होता है क्या जो करंट के फ्लो को बढ़ा दे? जी हाँ, ऐसा सब्सटेंस होता है। जैसे मान लो कि तुमसे हमारे सामने मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर पानी है, ठीक है, नॉर्मल सी बात करें, पानी है,
पानी में करंट अगर देते हैं तो बल्ब ग्लो करता है लेकिन बहुत कम, लेकिन जब उसमें नमक डाल देते हैं यानी कि NaCl डाल देते हैं तो वहां पे बल्ब जो ग्लो करता है बहुत ही अच्छा से ग्लो करता है। मतलब उसमें क्या होता है, आयंस आ जाते हैं। तो आयंस आने की वजह से मतलब जो कंडक्टेंस का काम किया वो कौन किया, NaCl किया, तो मतलब वहां पे कंडक्टेंस बढ़ गया, ठीक है ना। और रेसिस्टेंस क्या होता है, जो उसको हम लोग क्या करते हैं जिससे करंट रुकता है। तो रेसिस्टेंस कैसे बढ़ता है, जब लेंथ बढ़ा दो, एरिया घटा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा। लेकिन कंडक्टेंस का मतलब उसमें क्या करना है कि कुछ ऐसा चीज ऐड कर देना है कि वो वहां पे कंडक्टिविटी जो हो इलेक्ट्रॉन का, माने जो चार्ज का कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। तो सीधा सीधी बात अगर करें तो क्या है, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ क्या, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो जो G है उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/R होगा। क्यों, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, जस्ट उल्टा, ठीक है। तो अगर इसका हम ऐसा यूनिट देखें, ऐसा यूनिट ऑफ G, तो क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ G अगर देखें तो फॉर्मूला क्या था, 1/R। तो 1/R माने 1/ओम। तो यहां पे क्या होगा, ओम पलट जाएगा, ओम इस तरह का हो जाएगा। जब ये ओम पलट जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा महो। क्या नाम हो जाएगा, महो या फिर सीमेंस। याद रखिएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, महो या फिर सीमेंस। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है तो बोलना महो या फिर सीमेंस, ठीक है। अब इसी तरह से जो आपका इसका अगर कोई पूछ दे डायमेंशन, क्या पूछ दे, कोई डायमेंशन पूछ दे, कोई पूछ दे डायमेंशन ऑफ G यानी कि कंडक्टेंस। ये G भाई ग्रेविटेशनल वाला G नहीं है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट वाला G नहीं है, ये कंडक्टेंस वाला G है, ठीक है। अकबका नहीं जाना कोई, बहुत बच्चा क्या होता है सोचता है कि ये G अलग चीज है। तो डायमेंशन ऑफ तुमसे पूछ देगा कंडक्टेंस, तो तुम सोचो 1/R होता है, R का डायमेंशन क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था ml² T⁻³ और A⁻², यही था ना। तो अगर ये चीज नीचे है, अगर मेरे को G का निकालना है तो G का निकालेंगे तो ये चीज कहां चला जाएगा, ऊपर। मतलब जिस पे पावर 1 है, माने जिस पे पावर प्लस में वो पावर माइनस में हो जाएगा, मीन्स G पे हो जाएगा ऐसा, m पे पावर -1, l पे पावर -2, t पे पावर 3 और a पे पावर 2। ये हो गया किसका, G का डायमेंशन। ओके, सो सिंपल, बहुत ही सिंपल था। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बेसिकली सिग्मा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, सिग्मा से। जैसे रेसिस्टिविटी को रो से दिखाते थे ना, इसको सिग्मा से दिखाते हैं। ये वाला जो चीज है इसको सिग्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिग्मा, याद रखेंगे। तो जो सिग्मा होगा वो क्या होगा, जस्ट लाइक जैसे वहां रेसिस्टिविटी था, यहाँ पे कंडक्टिविटी है, तो कुछ नहीं बोलना है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। सिंपल क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का जो उल्टा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो रेसिस्टिविटी को हम रो से दिखाते थे और कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से दिखा रहे हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/रो हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या, इसका फार्मूला। अब अगर हम बात करें ऐसा यूनिट, तो देखो ध्यान से, ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, 1/रो। अब तुम मेरे को बताओ रो का ऐसा यूनिट क्या था, रो का ऐसा यूनिट था सर ओम मीटर। तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ओम उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, और महू मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। देखो 1/ओम को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान देना, 1/ओम को हम महू लिख सकते हैं ना। तो 1/ओम को हम महू लिख दिया और मीटर नीचे से ऊपर गया तो क्या हो गया, मीटर इनवर्स। तो जो सिग्मा आएगा वो क्या आएगा, ये चीज आएगा। और इस चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, महो मीटर इनवर्स या फिर महो पर मीटर, ठीक है ना, महो पर मीटर, ठीक है, या फिर सीमेंस पर मीटर। तो ये आपका क्या, सिग्मा। अब इसी तरह से यार, अब इसके बाद मैं बताऊंगा नहीं, इसी तरह से अगर आप इसको कोई पूछ दे इसका डायमेंशन, तो जस्ट रेसिस्टिविटी का जो डायमेंशन आया था उसका उल्टा कर दो। लो यहां पे मैं कर ही देता हूं, क्या, डायमेंशन ऑफ सिग्मा। तो डायमेंशन ऑफ सिग्मा में क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू, मैंने डायमेंशन ऑफ सिग्मा ये बोल रहा हूं तो मत समझना, सिग्मा डायमेंशन ऑफ सिग्मा माने डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी माने 1/रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का डायमेंशन क्या था,
मेरे को तो याद हो गया, एम एल पे पावर क्यूब, यहाँ एल स्क्वायर रहेगा तो एल पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एम एल पे पावर कहाँ गया भाई, एल पे पावर क्यूब, टी पे पावर -3 और ए पे पावर -2 एज इट इज। और इसी को अगर चेंज करना है तो ये ऐसा हो जाएगा, एम एल पे पावर -3 टी पे पावर एम पे पावर -1 एल पे पावर -3 टी पे पावर 3 और ए पे पावर 2। ये हो गया किसका डायमेंशन, कंडक्टिविटी का डायमेंशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज था। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें सिंपल से एक फंडा है जो आपको मैंने स्टार्टिंग से ही मैं बकते आ रहा हूँ आप लोगों के सामने कि भाई देखो, एक तरह का कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर के अंदर एटम्स होते हैं और उस एटम में कौन मूव करता है, उस एटम में मूव करता है इलेक्ट्रॉन। माने इसके अंदर एटम्स हैं, इस तरह से इसके अंदर क्या है, एटम्स हैं। ठीक है, और इस एटम के अंदर कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, ऐसे करके मूव करेगा। तो जब ये टकराएगा तो एटम्स के साथ क्या होगा, एटम्स के साथ बेसिकली देखा जाए तो थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा और वही वाइब्रेशन की वजह से हीट निकलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे लॉस ऑफ पावर होगा। ठीक है, ये बेसिकली जूल हीटिंग इफेक्ट है। तो अगर हम देखें तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। माने अगर हम देखें तो एक सेकंड में, अगर देखें कि एक सेकंड में कितना पावर का लॉस होगा, माने कितना एनर्जी का लॉस होगा, तो वो V इंटू आई के बराबर होगा। माने वोल्ट इंटू करंट। वोल्ट इंटू करंट कैसे, माने यहाँ पे आपने वोल्ट का सप्लाई दिया और इसमें क्या भाग रहा है, करंट भाग रहा है, इसमें करंट भाग रहा है, तो यहाँ जो पावर का लॉस होगा वो क्या होगा, वोल्ट इंटू आई होगा। बस ये फार्मूला याद रख लिया, काम खत्म। तो ये पावर जो है ये बेसिकली किसके लिए है, एक सेकंड के लिए, माने यूनिट सेकंड के लिए। अगर V इंटू आई आ रहा तो किसके लिए आ रहा है, यूनिट सेकंड के लिए, यूनिट टाइम के लिए। अब अगर इसको हमको पूरा टाइम के लिए करना है, माने यहाँ से यहाँ T टाइम लग रहा है, इसके लिए करना है, तो वहां पे जो चीज आएगा वो हीट होगा। वहां पे जो चीज आएगा वो क्या होगा, हीट। तो H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है, V I इंटू टी। ठीक है, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT। हाँ ठीक है, H इज इक्वल टू VI इंटू टी। अब इस VI इंटू टी को ही याद रखना है, इसका कोई दूसरा फार्मूला नहीं है, इसी पे मतलब चेंजेस होते जाएगा। देखो अगर हम V का फार्मूला देखें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अभी आपने देखा था ना RI, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस पे, तो V इज इक्वल टू होता है IR। अगर मैं इसको पुट कर दूं तो H इज इक्वल टू V के जगह पे मैं IR पुट करूं और फिर I इंटू टी जैसे था एज इट इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। तो H का एक नया फार्मूला आया, I स्क्वायर RT। मैंने तुमको अगर करंट दिया है तो ये फार्मूला लगाओ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे I भी है तो I को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो I का अगर हम फार्मूला देखें तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय R। तो इसके जगह पे मैं I पुट कर दूं तो H इज इक्वल टू V, इसके जगह पे देखो नीचे कर देते हैं ताकि अच्छा रहे। तो यहाँ पे H के जगह पे क्या कर देंगे, V। I के जगह पे क्या करेंगे, V बाय R पुट करें और यहाँ पे T। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V स्क्वायर R बाय टी, मैंने H इज इक्वल टू V स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये वोल्ट के टर्म में, ये करंट के टर्म में, और ये वोल्ट करंट टाइम तीनों के टर्म में, और ये पावर के टर्म में। मैंने इसको डायरेक्ट चाहो तो तुम पावर के टर्म में। यही आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस पे न्यूमेरिकल होता है। अच्छा, इसके बाद एक चीज छूट रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो कम्बिनेशन और रेसिस्टर में कुछ ज्यादा जानना नहीं है आपको, बस इतना जानना है कि अगर आप रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं, अगर आप रेसिस्टर को किस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये रेसिस्टर है, इनको आप अगर सीरीज में जोड़ते हो तो आपने 10th में भी पढ़ा है यार कि अगर आप सीरीज में जोड़ते हैं तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और अगर आप इसको पैरेलल में जोड़ते हो, पैरेलल माने इस तरीके से, पैरेलल मतलब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो यहाँ जो फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, ये शायद मेरे से मतलब छूट गया, समझो तो इस तरह, मतलब इस तरह से, मतलब बताना तो था लेकिन छूट गया गलती से।
तो इस पे ज़्यादा ये नहीं करना है, इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो भी जाके आप देख सकते हो, वहाँ भी मिल जाएगा। तो रेसिस्टेंस को जोड़ने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में पैरेलल में 1/R1 1/R2 1/R3, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत जल्द ही न्यूमेरिकल वाला क्लास भी कराएंगे, तो वहाँ पे ये सारा चीज़ और अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।